तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन हिंदी सेंटेंस। ठीक है, तो आज का हमारा यही टॉपिक रहेगा। सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इन हिंदी सेंटेंस। क्लियर है? सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन हिंदी सेंटेंस। ठीक है, बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेंटेंस के बारे में। क्लियर है? सबसे पहले हम बात करते हैं सेंटेंस के बारे में। जैसे कि पीछे के क्लास में मैंने इसके बारे में बताया भी था कि अगर कोई सेंटेंस अपने आप में क्या है, कंप्लीट है। क्या चीज है? सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है, तो रीजन है कि उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का सीक्वेंस सही है। ठीक है, सेंटेंस अगर अपने आप में कंप्लीट है, सही है, तो क्या है कि उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की सीक्वेंस क्या होगी? सही होगी। एक बात मैं और आपको बता दूं कि ऑब्जेक्ट सेंटेंस में आवश्यकता अनुसार इस्तेमाल होता है। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आवश्यकता अनुसार इस्तेमाल होता है। अगर उसकी जरूरत है तो आएगा, जरूरत नहीं है तो नहीं आएगा। हाँ, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब सेंटेंस में होना ही चाहिए। क्लियर है? मतलब इस बात से एक बात और पता हमें चला है। क्या पता चला? क्या पता चला कि जो वर्ब है, इस वर्ब की दो बाहें हैं, दो हैंड्स हैं। कौन कौन सा? एक तो हो गया तुम्हारा सब्जेक्ट और एक हो गया ऑब्जेक्ट। ये दो बाहें हैं। क्लियर है? ये दो वर्ब की हैंड्स है। क्लियर है? कोई दिक्कत है? अगर मान लो कि अगर हमारे पास ही हाथ न रहे और बीच बाजार में कहीं मार हो जाए और कोई दूसरा कोई चिल्ला करके बोले कि उठाओ ढेला मार ओकरा माथा पर, हाथ ही नहीं है, कैसे मारोगे? मार पाओगे? नहीं मार पाओगे। तो वर्ब तब वैलिड है जब उसके साथ क्या है? सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट भी तब वैलिड है जब उसके साथ क्या है? ऑब्जेक्ट है। दोनों का होना सेंटेंस में सबसे ज्यादा जरूरी है। इससे एक बात तो और पता चलता है। क्या पता चलता है? कि वर्ब का डायरेक्टर कौन है भाई? सब्जेक्ट। बात को जरा गौर से समझना। अगर सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है तो रीजन है, क्या कारण है भाई? कि सब्जेक्ट और वर्ब का सीक्वेंस सही होगा। ठीक है, तब सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और अगर इन दोनों का सीक्वेंस गलत है तो फिर हमारा सेंटेंस भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्लियर है? मतलब सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का होना इंपॉर्टेंस है। इस हिसाब से मैंने ये बातें लिखी कि भाई वर्ब के यानी कि दो हैंड्स हो गए, सब्जेक्ट और वर्ब, इन दोनों का होना आवश्यक है। होगा तभी तो टोकरी उठाओगे, नहीं तो उठेगा? नहीं उठेगा। फिर मैंने एक बात बोला कि भाई सेंटेंस में ऑब्जेक्ट रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। क्लियर है? इसी से रिलेटेड मैंने एक बात और कही कि हम इस हिसाब से हम एक बात कह सकते हैं
कि वर्ब का जो डायरेक्टर होता है वो कौन होता है? सब्जेक्ट होता है। मतलब बात को आप समझिएगा जरा गौर से। वर्ब का डायरेक्टर सब्जेक्ट होता है, क्लियर है? मतलब कि अगर कहीं काम होते दिख रहा हो, बात को जरा गौर से सुनिएगा, कि अगर कोई काम हमें होते दिख रहा हो या अनुभव हो रहा हो, ठीक है, अगर कोई काम होते दिख रहा हो या अनुभव हो रहा हो, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि उस काम को संचालित करने वाला अर्थात उस काम का एजेंट जरूर होगा, ठीक है। काम तो तभी होगा ना जब करने वाला होगा, काम तभी होगा जब करने वाला होगा, वो करने वाला जब उपस्थित है तो काम जरूर होने वाला है, ठीक है। तो अगर कोई काम हमें होते हुए दिख रहा है या अनुभव हो रहा है, ठीक है, तो बात साफ है कि वहां पर उसको संचालित करने वाला कोई है, अर्थात उसका एजेंट है। अब वो एजेंट मतलब कि अगर कोई काम हमें होते हुए दिख रहा है ना, तो उसको संचालित करने वाला कोई ना कोई होगा, ठीक है, मतलब कोई ना कोई एजेंट होगा, क्लियर है। अब वो एजेंट क्या हो सकता है? उसी एजेंट को हम सब्जेक्ट बोलते हैं, उसी एजेंट को क्या बोलते हैं हम? सब्जेक्ट बोलते हैं। अब ये सब्जेक्ट अर्थात ये एजेंट, इसको सब्जेक्ट कह लो या क्या कह सकते हो? एजेंट कह लो, ठीक है। अब ये जो एजेंट है वो लिविंग भी हो सकता है, बात को गौर से जरा समझिएगा, वो एजेंट लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग भी हो सकता है, वो गैस फॉर्म में भी हो सकता है, वो लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है, या वो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, वो इनविजिबल भी होगा, क्या होगा? वो इनविजिबल भी हो सकता है या विजिबल भी हो सकता है, एक्सेट्रा। बात बहुत बड़ी हो गई, कड़ी एक दूसरे से जुड़ रहा है। मैंने बोला ना कि अगर काम हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि वहां पर करने वाला है, ठीक है। अब वो करने वाला सजीव भी हो सकता है, निर्जीव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। इनविजिबल के मतलब होता है अदृश्य, जो हमें नहीं दिख रहा है, वो भी हो सकता है। विजिबल जो हमें दिख रहा है वो भी हो सकता है। साथ ही साथ ये सारा चीज वो सेंटेंस में किस फॉर्म में रह सकते हैं? सिंगुलर फॉर्म में भी हो सकते हैं और किस फॉर्म में हो सकते हैं? प्लूरल फॉर्म में भी हो सकते। बात को जरा गौर से, मैंने सेंटेंस से शुरुआत किया कि भाई सेंटेंस अगर सही है तो जाहिर सी बात है कि सब्जेक्ट वर्ब का सीक्वेंस सही होगा। ऑब्जेक्ट आवश्यकता अनुसार रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है, ठीक है। इसी को लेकर के मैंने ये भी बात बोली कि भाई वर्ब यानी कि उसके अकॉर्डिंग वर्ब की हमारी दो बाहें हो गई, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब अगर वर्ब, अब इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि वर्ब की जो डायरेक्टर है यानी कि वर्ब को संचालन करने वाला कौन होता है? सब्जेक्ट होता है। मतलब अगर कोई काम हो रहा है तो करने वाला है तभी तो काम होगा, मतलब काम करने वाला पर डिपेंड करता है, ठीक है। करने वाला काम पर डिपेंड नहीं होता है, काम डिपेंड करता है किस पे? करने वाला पर। मतलब ये डायरेक्टर हो गया, क्लियर है। और जो करने वाला है वही सब्जेक्ट है, उसी को हम एजेंट कह सकते हैं, ठीक है। अब वो सब्जेक्ट या एजेंट लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, इनविजिबल भी हो सकता है, विजिबल भी हो सकता है। इसके साथ साथ ये सारा चीज सिंगुलर में भी हो सकता है और प्लूरल फॉर्म में भी हो सकता है। अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई है, ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को प्लीज। आगे कुछ और क्या कि इतनी बात सुनने के बाद दिमाग में एक बात तो आ रही है
क्या क्या आ रही है? सब्जेक्ट का डेफिनेशन। हम इस पूरे बात को लेकर के हम एक सब्जेक्ट का डेफिनेशन जरूर दे सकते हैं। वो सब्जेक्ट का डेफिनेशन क्या होगा? हम कह सकते हैं ना कि वह जो क्या करता है? कोई काम को करता है। ठीक है? बातें आ रही हैं समझ में? इन सारी ही बातों को सुनने के बाद, ठीक है ना, सब चीज देखने के बाद एक आउटपुट बाहर निकल करके आती है कि हम सब्जेक्ट उसी को कहेंगे जो किसी काम को कर रहा होगा। ठीक है, मैंने वह या वो जो कोई काम करता है, वह जो कोई काम करता है क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। वह जो कोई भी काम करता है वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। अब यहां पे वन मतलब कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? एग्जाम्पल पर समझते हैं बात को, ज्यादा समझते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं कहूं कि सूर्य चमकता है। क्या लिखा गया है? सूर्य चमकता है। अब जरा यहां पे काम कौन सा हो रहा है? कहोगे ना सर चमकने का काम हो रहा है। कौन सा काम हो रहा है? चमकने का काम हो रहा है। लेकिन चमकने का काम कर कौन रहा है? सूर्य। बात आ रहा है कुछ समझ में? क्या अगर यह काम हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि यह यहां पर है। अगर यही नहीं रहता तो हमारा सेंटेंस इनकम्प्लीट नहीं हो जाता फिर। हाँ, चमक रहा है मतलब सूर्य के कारण चमक रहा है। ठीक है, यह काम हो रहा है तो किसके अकॉर्डिंग हो रहा है? सूर्य के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो यह चमकने का काम सूर्य कर रहा है, मतलब इस सेंटेंस का क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। क्लियर है? और यह सब्जेक्ट किस तरह का है भाई? नॉन लिविंग है। जरा गौर से, मैंने बोला ना कि काम करने वाला एजेंट वो लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी, गैस फॉर्म में, लिक्विड, सॉलिड, इनविजिबल, विजिबल, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे चमकने का काम सूर्य कर रहा है, मतलब सब्जेक्ट हो गया। और ये सब्जेक्ट किस तरह का है? नॉन लिविंग है। तो क्या लिखोगे? द सन। क्या लिखोगे? साइंस। चमक रहा है। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि राम पढ़ता है, यहां पे काम कौन सा हो रहा है? पढ़ने का हो रहा है ना। और यह काम कर कौन रहा है? राम कर रहा है। काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। ठीक है, राम है तो यह काम हो रहा है, मतलब ये सेंटेंस का क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। मतलब यह काम करने वाला तो यही है ना, तो ये सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। यह सब्जेक्ट किस तरह का हो जाएगा? लिविंग नाउन है। क्लियर है? तो राम पढ़ता है, क्या लिखोगे? राम रीड्स। कोई दिक्कत है बाबू? यहां तक कोई प्रॉब्लम है? आज का टॉपिक है क्या चीज? सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन हिंदी सेंटेंस। इसके बहुत सारे पार्ट्स आने वाले हैं और काफी डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे भी कि सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कैसे चयनित करें, उसकी क्या क्या तरीका हो सकता है। ठीक है, तो उस चीज को बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो इसका बहुत सारा लेक्चर आने वाला है। ठीक है, क्योंकि एक वीडियो में सारा कवर होने वाला नहीं है। क्लियर है? तो हम पार्ट वाइज करके लाएंगे। पार्ट नंबर ये 1 है। ये क्या है? हम लिख भी देते हैं भाई। पार्ट नंबर क्या है? 1। ये वीडियो का पार्ट नंबर 1 है। ठीक है, जिसमें हम सिर्फ ये समझने की प्रयास कर रहे हैं कि सब्जेक्ट होता क्या है। क्लियर है?
बात क्लियर है? कुछ और बातें हम कर लेते हैं, कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। भाई इतनी बातें लिखी गई हैं तो कुछ कुछ तो हो ही जाना चाहिए। अगर मैं कहूं कि पानी हमें जीवन देती है, पानी से हमें क्या मिलता है? जीवन मिलता है। अब यहां पे काम कौन सा हो रहा है? देने का। काम कौन सा हो रहा है? देने का। और ये देने का काम कर कौन रहा है भाई? पानी कर रहा है ना। ये देने का काम कौन कर रहा है? पानी कर रहा है। मतलब इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन सा हो जाएगा? पानी। हमें पता ये कर रहा है सेंटेंस में काम कौन सा हो रहा है? देने का काम हो रहा है। दे कौन रहा है भाई? पानी। अब इस हिसाब से ये जो सब्जेक्ट है, ये तो सब्जेक्ट किस फॉर्म में हो गया भाई? लिक्विड फॉर्म में हुआ कि नहीं हुआ? लिक्विड फॉर्म में हुआ ना सब्जेक्ट। एजेंट यहां पे लिक्विड हुआ तो क्या बनाओगे? वाटर गिव्स अस लाइफ। क्लियर है जी? कोई दिक्कत है? नहीं सर। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है? इधर एग्जाम्पल कर लेते हैं। कुछ और एग्जाम्पल हम कहें कि ऑक्सीजन में जीवन देता है। अब यहां पर भी काम कौन सा हो रहा है? देने का। काम कौन सा हो रहा है? देने का। देने का काम कौन कर रहा है? ऑक्सीजन। ठीक है? तो ऑक्सीजन इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया ना। किस तरह का सब्जेक्ट हो गया? ये तो गैस फॉर्म में हो गया जी। किस फॉर्म में हो गया? गैस फॉर्म में हो गया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? नहीं। तो इसे कैसे बनाओगे? ऑक्सीजन गिव्स अस लाइफ। कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ते हैं। अगर मैं कहूं कि आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा कभी नहीं मरती है। आत्मा कभी नहीं मरती है। काम कौन सा हो रहा है भाई? मरने का। ठीक है? किसके मरने की बात कही जा रही है? आत्मा। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन सा हो जाएगा? आत्मा। अब ये विजिबल है कि नॉन इनविजिबल है? इनविजिबल है ना जी। तो इसे क्या बनाओगे? शोल नेवर डाइज। क्लियर है? कोई दिक्कत है? तो मैंने कहा ना कि अगर काम होगा तो करने वाला मौजूद होगा, और करने वाला वो लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, इनविजिबल भी हो सकता है और विजिबल भी हो सकता है। किसी को कोई डाउट है? डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मैसेज करें। आप उसकी सॉल्यूशन देना मेरा काम है, मैं जरूर दूंगा। ठीक है? अगर इतना हो गया हो तो मैं मिटाऊं, क्योंकि प्रॉब्लम अभी अब शुरुआत हो रही है। ठीक है? ठीक है, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। एक ये डेफिनेशन हो गया। ठीक है? इसको नोट कर लीजिएगा। कुछ एग्जाम्पल और करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि सेंटेंस में काम का पता ही नहीं चलता है। ठीक है? यानी कि सेंटेंस में काम ही नहीं होता है।
काम होने का अनुभव ही नहीं होता है। फिर उस कंडीशन में हमें सब्जेक्ट इसके अकॉर्डिंग चयनित करना कंफ्यूजन हो जाएगा, कंफ्यूजन पैदा करेगा ना जी। जैसे अगर हम एग्जांपल देकर के आपको बताएं तो लिखा गया है कि राम की गाय सबसे अच्छी है। अब इसमें बताओ काम कौन सा हो रहा है? सेंटेंस तो है, काम कौन सा हो रहा है? कोई काम दिख रहा है? राम की गाय सबसे अच्छी है, कोई काम दिख रहा है? नहीं ना, सेंटेंस तो है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि सेंटेंस में काम होने का पता नहीं चलेगा, काम में दिखेगा नहीं, उस कंडीशन में हम सब्जेक्ट को कैसे चयनित करेंगे? लेकिन एक बात और है कि सेंटेंस बिना वर्ब का तो आएगा नहीं, तो इस पूरे सेंटेंस में वर्ब कौन सा है? कौन सा है? अब जरा पता करो यार, है किसके लिए आया है? यह है किसके लिए आया? राम के लिए आया है, गाय के लिए आया है, किसके लिए आया है? अब हम ये देखेंगे जब भाई आगे चर्चा किस चीज की हो रही है, सबसे अच्छी। अब सबसे अच्छी किसकी बात हो रही है? कि राम की? किसकी हो रही है? गाय की हो रही है ना जी। किसकी हो रही है? गाय की हो रही है। गाय के बारे में कहा जा रहा है कि गाय क्या है? सबसे अच्छी है। मतलब यहाँ पे है, यहाँ पे ये जो वर्ब है, ये वर्ब किसके लिए आया है? गाय के लिए आया है। ठीक है, क्लियर है? जैसे मैं कहूं भारत एक धनी देश है। अब इसमें कोई काम हो रहा है? नहीं हो रहा है ना, बट इसमें वर्ब कौन सा है? अब ये है किसके लिए आया? देश के लिए आया है, धनी के लिए आया है? नहीं ना, ये है किसके लिए आया है भाई? हाँ, भारत के लिए आया है। मतलब इन दोनों एग्जाम्पल को देखने के बाद हमें ये बात समझ आई कि भाई हम सब्जेक्ट की एक और डेफिनेशन बना सकते हैं। क्या? कि वह शब्द जिसके लिए वर्ब आता है, वह शब्द, गौर से जरा सुनिएगा, वह शब्द जिसके लिए वर्ब आता है उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। इसके पहले वाला में क्या था? कि वह जो कोई काम करता है उससे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। अभी मैंने इन दोनों एग्जाम्पल के तहत मैं सब्जेक्ट की ये डेफिनेशन बता रहा हूं कि वह शब्द, अगर मैं डेफिनेशन लिखने की कोशिश करूं तो क्या लिखा जाएगा? कि वह शब्द जिसके लिए, फॉर विच, वह शब्द जिसके लिए वर्ब, क्रिया क्या करती है भाई? आती है। the word for which a verb comes is called subject। ठीक है, अब यहाँ पे भारत के लिए ना आया है जी, हम क्या कह रहे हैं? कि वह शब्द जिसके लिए, फॉर विच का मतलब होता है जिसके लिए, वह शब्द जिसके लिए एक वर्ब आता है, ये शब्द हो गया, और इसके लिए ये वाला वर्ब आया ना, आता है। ठीक है, एक वर्ब आता है, क्या कहलाता है बाबू? सब्जेक्ट कहलाता है। बात यहां तक क्लियर है? क्या लिखा गया? कि द वर्ड फॉर विच अ वर्ब कम्स इज कॉल्ड सब्जेक्ट। बात सही है? किसी को कोई डाउट है यहां तक? नहीं है? बातचीत को आगे बढ़ाएं, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ सब्जेक्ट पे। एक सब्जेक्ट की क्या डेफिनेशन हो सकती है, हम अभी उस पे बात कर रहे हैं। अभी हमने सिलेक्शन की बात नहीं की है। ठीक है, अभी तो हमने सब्जेक्ट के सिलेक्शन की बात नहीं की, सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में अभी हम जान रहे हैं कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं।
तो एक तो सेंटेंस में सब्जेक्ट वह होगा जो कोई काम को करेगा, दूसरा सेंटेंस का सब्जेक्ट वह हो सकता है जिसके लिए कोई वर्ब आएगा। दो हो गए ना। अब वो सब्जेक्ट लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है। क्लियर है? गैस फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, इनविजिबल भी हो सकता है और विजिबल भी हो सकता है। कोई डाउट? इन दोनों ही एग्जाम्पल के तहत मैंने दो डेफिनेशन तैयार किया। पहला वाला, जब वो कोई काम को करता है वो सब्जेक्ट होता है, उसका एक डेफिनेशन था। अभी मैंने क्या लिखा कि वह शब्द जिसके लिए कोई वर्ब आता है उसके लिए एक डेफिनेशन। तो आप इन दोनों ही डेफिनेशन को खूब बढ़िया से याद कर लेना बाबू। ठीक है? ठीक है, ये होगी सब्जेक्ट की बात। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट पे चलते हैं। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इससे रिलेटेड कुछ बातें मैंने पहले ही बोला था कि ऑब्जेक्ट सेंटेंस में आवश्यकता अनुसार आएगा। अगर उसकी जरूरत है तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। क्लियर है? यानी कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का आना बहुत जरूरी नहीं होता है जितना कि जरूरी सब्जेक्ट और वर्ब का होना होता है। क्लियर है ये बात? चलिए, दूसरा नंबर बात कि सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होता है ना, बहुत मैं बड़ी बात बताने जा रहा हूं अभी। सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होता है ना, सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होता है, सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट या तो फाइनाइट वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। किसका ऑब्जेक्ट होगा? फाइनाइट वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है, या वो किसका ऑब्जेक्ट हो सकता है? नॉन फाइनाइट वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट या तो फाइनाइट वर्ब का होगा या तो वो नॉन फाइनाइट वर्ब का होगा। टेंशन लेने की बात नहीं है ना? आश्चर्य में पड़ने वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है, कंफ्यूज होने वाली भी बात नहीं है। जब मैंने जिन शब्दों को लिख दिया, जाहिर सी बात है कि उसके बारे में मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। ठीक है, या तो मैं अभी बताऊं या इसका जब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, है ना, तो उस समय मैं बता सकता हूं। हाँ, फिलहाल फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, और फाइनाइट वर्ब ये अकॉर्डिंग टू टेंस आता है। मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। ये किसके अकॉर्डिंग आता है? टेंस के अकॉर्डिंग आता है। मतलब फाइनाइट वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग अपने फॉर्म को चेंज करते रहता है। ठीक है, और जो नॉन फाइनाइट वर्ब आता है ना, इस पे टेंस का कोई असर नहीं पड़ता है, मतलब इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट किससे? इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेंस एंड सब्जेक्ट। क्लियर है? फाइनाइट वर्ब क्या होता है? ये टेंस के अकॉर्डिंग अपने रूप को चेंज करता है, जबकि नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है कि इस पे टेंस का कोई असर नहीं पड़ता, अर्थात ये टेंस से क्या होता है? स्वतंत्र होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? फाइनाइट वर्ब डिपेंडेंट होता है किस पे? टेंस पे। और नॉन फाइनाइट वर्ब इंडिपेंडेंट होता है किससे? टेंस से। कोई दिक्कत है? नहीं। एक और बात,
ये तो हो गया कि ऑब्जेक्ट सेंटेंस में या तो फाइनाइट वर्ब का होगा, नहीं तो नॉन फाइनाइट वर्ब का होगा। दूसरा ऑब्जेक्ट और किसका हो सकता है? ऑब्जेक्ट एक तो प्रेपोजिशन का हो सकता है। ऑब्जेक्ट किसका होगा बाबू? प्रेपोजिशन का होगा। ऑब्जेक्ट कभी भी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट नहीं होता है। सब्जेक्ट का कोई अपना ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ऑब्जेक्ट या तो फाइनाइट वर्ब का होगा, नहीं तो नॉन फाइनाइट वर्ब का होगा, नहीं तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर है ये बात? बढ़े आगे। बढ़े आगे जी। बात तो दिमाग में ये भी चल रही होगी कि सर आपने तो सब्जेक्ट का दो डेफिनेशन लिखवा दिया, ऑब्जेक्ट का भाई तो कुछ बता दो। बाबू घबराने वाली बात नहीं है, मैं जरूर बताऊंगा। ऑब्जेक्ट, अब दरअसल बात को समझो। इस धरातल पर, इस पृथ्वी पर, इस पूरे यूनिवर्स में कोई ना कोई काम तो होता है। काम तो होता है ना जी? काम तो होता है। तो काम होता है तो उसका रिजल्ट भी दिखता है। क्लियर है? अरे यार ज्यादा खाओगे, ओवर ईटिंग, आवश्यकता से ज्यादा खाओगे तो उसका क्या रिजल्ट आएगा? फूड पॉइजन हो सकता है। बुबेंटिंग करना शुरू कर दोगे, है ना? पढ़ाई पे ज्यादा मेहनत करोगे तो उसका भी रिजल्ट दिखेगा, है ना? अच्छे नंबर से पास होगे, है ना? अच्छे जगह तुम सेलेक्ट होगे, है ना? अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने स्टेट में टॉप करोगे तो रिजल्ट कुछ ना कुछ तो दिखता है। क्लियर है? तो काम तो भाई पूरे पृथ्वी पर कुछ ना कुछ होता है, और होता है तो उसका रिजल्ट भी दिखता है यार। वही रिजल्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। वही रिजल्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। वही परिणाम क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर है? क्लियर है बाबू? हाँ। तो इस हिसाब से क्या लिख सकते हो डेफिनेशन? क्या लिखोगे कि 1 for which there is a purpose of work। ठीक है? वह जिसके लिए काम का कोई क्या होता है? उद्देश्य होता है। क्या कहलाता है? is called object। one for which, ठीक है, there is a purpose of work is called object। वह, है ना, जिसके लिए काम का कोई उद्देश्य होता है, काम का कोई उद्देश्य होते से क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है? ठीक है? कोई दिक्कत है? या अगर हमें ऑब्जेक्ट पता करना है सेंटेंस में तो उसके लिए कुछ और भी चीज है। हम क्या क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई काम करने का क्या उद्देश्य है? हम पता करेंगे कि इसमें जो काम हो रहा है उसका उद्देश्य क्या है, उसकी पर्पस क्या है, काम किसके लिए हो रहा है। ठीक है? जैसे मैं कहूं कि मैं पत्र लिख रहा हूं, यहां पे काम कौन सा हो रहा है? लिखने का ना जी, है ना? काम कौन सा हो रहा है? लिखने का। और लिखने का काम करने वाला कौन है? मैं। लेकिन मैं लिख तो रहा हूं, लेकिन किस पर्पस से? पत्र लिखने के पर्पस से। तो जो हमारा लिखने का जो रिजल्ट मिलने वाला है वो रिजल्ट क्या है? पत्र है। अर्थात ये सेंटेंस की क्या हो जाएगी बाबू? ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगी? ऑब्जेक्ट। क्लियर है? कोई दिक्कत है? हाँ? कोई दिक्कत है बाबू? नहीं ना? तो
अगर कोई काम होगा तो उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलेगा, और वही रिजल्ट सेंटेंस का क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। वही रिजल्ट क्या होता है? सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है। हमें पता करना होता है कि आखिर वो रिजल्ट क्या है, ठीक है। और अगर हमें ऑब्जेक्ट पता करना है सेंटेंस में, तो हम क्या कहेंगे कि काम किस उद्देश्य से हो रहा है, काम का उद्देश्य क्या है, काम का उद्देश्य क्या है, लिखने का उद्देश्य क्या है? पत्र, ठीक है ना। काम करने का पर्पस क्या है, ये काम जो हो रहा है किस लिए हो रहा है, ये काम किस लिए हो रहा है भाई, किस लिए हो रहा है? पत्र लिखने के लिए हो रहा है। किस पर्पस से हम लिख रहे हैं? पत्र लिखने के पर्पस से लिख रहे हैं। पत्र लिखने का क्या उद्देश्य है? तो पत्र, ठीक है। तो काम अगर होगा तो उसका कुछ ना कुछ क्या मिलेगा? रिजल्ट होगा, और वही रिजल्ट हमारा सेंटेंस का क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कहलाएगा। बात समझ में आ गई? दो चीजें मैंने इस पूरे लेक्चर में, इस पूरे वीडियोस में, है ना, मैंने सिर्फ आपको यही बताया कि सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कैसे डिसाइड करें, ठीक है। इन दोनों का मैंने डेफिनेशन लिखा। अगला जो लेक्चर होगा वो लेक्चर सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट पे होगा, कि अगर हिंदी का वाक्य है तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हम कैसे पहचानेंगे, पहचानने का वो क्या तरीका हो सकता है। क्लियर है? पहचानने का वो क्या मेथड हो सकता है, हम उस पे बात करेंगे। क्लियर है? सो राइट डाउन ऑन योर नोटबुक एंड टुमारो आई विल मीट यू, ठीक है। सो बाय बाय।